नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम कथा सुनेंगे कि भाग्य में जो लिखा होता है वो होकर रहता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। इससे अच्छा है कि अपने भविष्य की चिंता न करते हुए वर्तमान में जिएं। जो आपको आज मिल रहा है उसी में भरपूर आनंद लें। आगे क्या होगा यह जानने की इच्छा न रखें, बस अपना कर्म करते रहें। फल देना विधाता का कार्य है और विधाता अपने कार्य को बखूबी निभाते हैं। तो आइए अब हम जानेंगे एक कथा के माध्यम से कि भाग्य का लिखा कैसे इंसान को मिलता है और कब मिलता है। एक समय की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था। वह अपने बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव जा रहा था। उसका जो मित्र था वह बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उसका गांव बहुत दूर था और रास्ते में कई और छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित जी अपनी धुन में चले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिल गया जो देखने में बड़ा ही हष्ट-पुष्ट था। वह भी पंडित के साथ साथ ही चलने लगा। पंडित ने सोचा कि चलो अच्छा है, साथ साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम काल बताया। पंडित जी को ये नाम बड़ा ही अजीब लगा, लेकिन अपने मन में सोचने लगे कि जैसा जिसकी इच्छा वो अपना नाम रखे, मुझे इसके बारे में इससे पूछना नहीं चाहिए। और दोनों धीरे धीरे चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। तब काल ने पंडित से कहा कि तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में थोड़ा सा काम है, मैं तुमसे आगे आकर मिलता हूँ। पंडित जी कहकर कि ठीक है, चलने लगते हैं। तभी एक भैंसे ने एक आदमी को मार दिया। जैसे ही भैंसे ने आदमी को मारा, लगभग थोड़ी ही देर बाद वह काल नाम का आदमी पंडित जी के पास पहुंच गया। चलते चलते दोनों गांव के बाहर पहुंचे। वहां एक शिव जी का छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी खासी लग रही थी। पंडित जी के मित्र का गांव काफ़ी दूर था और रात्रि भी होने वाली थी। तो पंडित जी ने कहा कि रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चले हैं, बहुत थकावट भी हो रही है, इसलिए आज की रात हम इसी मंदिर में रुक जाते हैं। भूख भी लगी थी, सो भोजन भी कर लेते हैं और थोड़ा आराम करके फिर सुबह से यात्रा करेंगे। काल ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में भी कुछ थोड़ा सा काम है, सो मैं करके आता हूँ। तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में खा लूँगा। इतना कहकर काल वहाँ से चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद गांव में धुआं उठता दिखाई दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई। पंडित जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा कि जहाँ भी ये काल जाता है वहाँ किसी न किसी तरह की हानि क्यों हो जाती है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसने काल से रात्रि में इस बारे में कुछ भी बात नहीं की। सोचा कि सुबह ही बात करूँगा, रात्रि ठीक नहीं है। सुबह जब दोनों ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की और चलना शुरू किया तो कुछ देर बाद एक और गांव आया। काल ने फिर पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप आगे चलें, मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, सो मैं आपसे आगे आकर मिलता हूँ। इतना कहकर काल वहाँ से जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित जी आगे नहीं बढ़े, वे वहीं पर रुक गए। और तभी लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं कि एक आदमी को सांप ने डस लिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय काल फिर से पंडित जी के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित जी को सहन नहीं हुआ। उसने काल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में भी जाते हो वहाँ कोई ना कोई नुकसान हो ही जाता है, किसी न किसी की
मृत्यु हो ही जाती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्या होता है? काल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप मुझे बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझ सके कि मैं कौन हूँ? पंडित जी ने कहा, मैं समझ तो चुका हूँ, लेकिन कुछ शंका है। यदि आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। काल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज जी की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित जी को पहले से ही इसी बात की मन में शंका थी, फिर भी काल के मुंह से ये बातें सुनकर पंडित जी थोड़ा घबरा गए, लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा कि अगर ऐसी बात है तो तुम सचमुच ही यमदूत हो, तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिसे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होंगे। ये सुनकर पंडित जी का माथा ठिनक गया और बड़े असमंजस में पड़ गए कि यदि वास्तव में यह काल है एक यमदूत हुआ तो उसकी बात सही होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे प्रिय मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। तभी काल ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो वो मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले ही कुछ क्षणों में घटित होने वाली है। काल के मुख से ये बात सुनते ही पंडित जी को बड़ा झटका लगा, क्योंकि काल ने उनके मन की बात जान ली थी, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं थी। फलस्वरूप अब पंडित जी को विश्वास हो गया कि काल सचमुच यमदूत ही हैं। इसलिए वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण ना बने, इस हेतु वह तुरंत पीछे मुड़े और फिर से अपने गांव की तरफ लौटने लगे। परंतु जैसे ही पंडित जी मुड़े, सामने से उन्हें उनका मित्र उनकी ओर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पंडित जी को देखकर अत्यधिक प्रसन्न लग रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देख पंडित जी को ऐसे लगा जैसे कि उसका मित्र काफ़ी समय से उसके पीछे पीछे ही आ रहा था, लेकिन क्योंकि वह बचपन से ही गूंगा व एक पैर से अपाहिज था, इसीलिए न तो पंडित जी तक पहुंच पा रहा था और न ही पंडित जी को आवाज़ देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित जी के पास पहुंचा, अचानक से न जाने क्या हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित जी हक्का भक्का सा आश्चर्य भरी नज़रों से काल की ओर देखने लगे, जैसे पूछ रहे हूँ कि आखिर क्या हुआ उसके मित्र को। काल पंडित जी के मन की बात समझ गया और बोला कि तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ ही सकते हो कि वह अपाहिज वह गूंगा होने की वजह से ही तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी कि तुम तक पहुंचने की कोशिश करता रहा, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती शरीर में, इसलिए हृदयघात की वजह से तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई और उसकी वजह तुम हो, क्योंकि वह तुमसे मिलने हेतु तुम तक पहुंचने के लिए ही अपनी सीमाओं को लांघते हुए तुम्हारे पीछे भाग रहा था। अब पंडित जी को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच ही यमदूत हैं और जीवों के प्राण हरण करना ही उनका कर्तव्य है। पंडित जी
एक ज्ञानी व्यक्ति थे और जानते थे कि मृत्यु पर किसी का कोई बस नहीं चल सकता। वह सभी को एक न एक दिन अवश्य मरना ही है। इसीलिए उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया, लेकिन सहसा ही उनके मन में अपनी स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। इसीलिए उन्होंने महाकाल से पूछा, अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? तब काल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ। केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने या उसे देखने समझने का समय ही नहीं है। पंडित जी ने पूछा, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? काल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए यह जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानकर व्यथित ही होता है। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्र की मृत्यु को इतनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया, उसे देखकर मुझे ये लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी व्यथित नहीं होंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 माह बाद आज ही के दिन, लेकिन किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात तो ये है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। इतना कहकर काल जाने लगा, क्योंकि अब उसके पास पंडित जी के साथ चलने रहने का कोई कारण नहीं था। पंडित जी ने अपने मित्र को यथास्थिति जो भी कर्मकांड संभव था किया और फिर से अपने गांव लौट आए। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानने के बाद कुछ तो व्यथित होता ही है और उस मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ करता ही है। पंडित जी ने भी किया। क्योंकि पंडित जी बड़े विद्वान थे, इसलिए उनकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक थी। उन्होंने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होते हैं और वे उसकी इस मृत्यु से संबंधित समस्या का भी कोई न कोई समाधान अवश्य ही निकाल देंगे। इसलिए वह पंडित जी राजा के दरबार में पहुँचे और राजा को सारी बात बताई। राजा ने पंडित जी की समस्या को अपने मंत्रियों के साथ कहा और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी की सलाह से यह तय हुआ कि पंडित जी की बात सही है तो ज़रूर उनकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जबकि वह किसी दूसरे राज्य में जाएंगे। यदि वह किसी दूसरे राज्य में ही न जाएं तो मृत्यु नहीं होगी। ये सलाह राजा को भी उपयुक्त लगी। उन्होंने पंडित जी के लिए महल में ही रहने का उपयुक्त व्यवस्था करवा दी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उन पंडित जी से नहीं मिल सकता था, लेकिन स्वयं पंडित जी कहीं भी आ जा सकते थे, ताकि उन्हें यह न लगे कि वह राजा की कैद में हैं। हालांकि वह स्वयं ही डर के मारे कहीं आते जाते नहीं थे। धीरे धीरे पंडित जी की मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब पंडित जी की मृत्यु होनी थी। जिस दिन पंडित जी की मृत्यु होनी थी, उससे पिछली रात पंडित जी डर के मारे जल्दी ही सो गए, ताकि जल्दी से जल्दी वह रात और अगला दिन बीत जाए और उनकी मृत्यु टल जाए। लेकिन पंडित जी को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानते थे। इसीलिए राजा या किसी और से इस बीमारी का जिक्र करना या किसी चिकित्सक को इस बीमारी का इलाज करवाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पंडित जी अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित थे और नींद में चलने की बीमारी का दौरा
अक्सर तभी पड़ता है जब ठीक से नींद नहीं आ रही होती है। उसी रात पंडित जी नींद में चलने का दौरा पड़ा और वह उठे और राजा के महल से निकलकर अस्तबल तक आ गए। राजा का खास मेहमान थे, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उन्हें न रोका न किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर नींद की बेहोशी में ही राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य की सीमा में चले गए। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गए और संयोग हुआ ये कि उस महल में भी किसी पहरेदार ने उन्हें नहीं रोका, ना ही कोई पूछताछ की, क्योंकि सभी लोग रात के अंतिम प्रहर की गहरी नींद में थे। पंडित जी सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गए। रानी के एक ओर उस राज्य का राजा सो रहा था, दूसरी ओर स्वयं पंडित जी जाकर लेट गए। सुबह हुई तो राजा ने पंडित जी को रानी की बगल में सोया हुआ देखा। राजा बहुत क्रोधित हुए। पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित जी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह आखिर दूसरे राज्य में और सीधे ही राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंच गए, लेकिन वह उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने पंडित जी को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने पंडित जी को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुए कि पंडित जी को फांसी पर चढ़ा दिए जाने का फरमान सुना दिया। फांसी की सज़ा सुनकर पंडित जी कांप गए। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, मैं नहीं जानता मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आ गया और आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने मुझे क्यों नहीं रोका। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और होने जा रही है। ये सब बात मेरे राज्य के राजा को पता है। राजा को ये बातें सुनकर थोड़ा अटपटा लगा। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी? कहना क्या चाहते हो तुम? राजा के सवाल के जवाब में पंडित जी ने पिछले 6 महीने की सारी कहानी बता दी और कहा कि महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि वह राजा की उपस्थिति में ही, राजा के ही शयन कक्ष में रानी की बगल में आकर सो जाए। ये तो सरासर आत्महत्या ही होगी और मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने क्यों आऊँगा? राजा को पंडित जी की बात थोड़ी सही लगी, लेकिन राजा ने सोचा कि शायद यह पंडित मृत्यु से बचने के लिए काल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसीलिए उसने पंडित जी से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि काल ने तुमसे कहा है, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम झूठ कह रहे हो तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। पड़ोसी राज्य का राजा उसका बड़ा घनिष्ठ मित्र था, इसीलिए उसने तुरंत कुछ सिपाहियों के साथ दूसरे राज्य के राजा के पास पत्र भेजा और पंडित जी की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक फिर से लौटे और उन्होंने आकर बताया कि महाराज, पंडित जी जो कह रहा है वह सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित जी को अपने महल में ही रहने की संपूर्ण व्यवस्था दे रखी है और पिछले 6 महीने से ये पंडित राजा का मेहमान है। कल रात राजा स्वयं इससे अंतिम समय मिला था। सब अपने अपने कक्ष में जाकर सो गए थे, लेकिन पता नहीं ये पंडित जी कैसे वहाँ से यहाँ तक हमारे राज्य में पहुँच गए। कुछ सैनिकों ने इन्हें आते देखा, लेकिन इसलिए नहीं रोका कि राजा के सब अच्छे मेहमान हैं और इसकी जानकारी किसी को नहीं है
कि ये कैसे हमारे राज्य में पहुंच गए। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सज़ा दिया जाना उचित नहीं है। लेकिन अब राजा के लिए एक नई समस्या आ गई कि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित जी को फांसी की सज़ा सुना दी थी। इसीलिए अब यदि पंडित को फांसी न दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो जाएगा, और यदि राजा द्वारा दी गई सज़ा का मान रखा जाए तो पंडित जी की बेवजह मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपनी समस्या का जिक्र अपने अन्य मंत्रियों से किया और सभी मंत्रियों ने आपस में चर्चा कर ये सुझाव दिया कि महाराज, आप पंडित जी को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी लगवा दें। इससे आपके वचन का मान भी रहेगा और सूत के धागे से लगी फांसी से पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी, जिससे उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को ये विचार उपयुक्त लगा और उन्होंने ऐसा ही आदेश दिया। पंडित जी के लिए सूत के धागे की फांसी का फंदा बनाकर तैयार किया गया और नियमानुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और न राजा का वचन झूठा होगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, इसीलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया, जैसा कि काल ने उसे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित जी को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। पंडित जी के गले की नस कट चुकी थी उस सूत के धागे से, और पंडित जी जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। हर धड़कन के साथ उनके गले से खून की फुहार निकल रही थी, और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में पंडित जी का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित हक्के भक्के से पंडित को मरते हुए देख रहे थे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कमज़ोर से सूत के धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी सावधानियां बरतें या चाहे जितने उपाय कर लें, लेकिन हर घटना और उस घटना का सारा ताना बाना पहले से ही निश्चित होता है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर से उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात उस पंडित जी पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने काल से अपनी मृत्यु के बारे में न पूछा होता तो अगले 6 महीने तक वह राजा के महल में कैद होकर हर रोज़ डर डर कर जीने की बजाय ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी लेता। प्रकृति ने जो भी कुछ बनाया है और उसे जैसा बनाया गया है, वह सब कुछ किसी न किसी कारण से वैसा है, और उसके वैसा होने पर सवाल उठाना बहुत ही गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति, वस्तु या स्थिति का संबंध किसी न किसी घटना से है। जिसे घटित होना होता है वह होकर रहता है। उदाहरण के लिए पंडित की मृत्यु का संबंध उसके मित्र से था, क्योंकि यदि वह उसके मित्र से मिलने न जा रहा होता तो उसे रास्ते में काल न मिलता और पंडित उससे अपनी मृत्यु से संबंधित सवाल न पूछता। जबकि यदि पंडित अपने मित्र से मिलने न जाता और पंडित का मित्र बचपन से ही गूंगा व अपाहिज न होता तो उसकी मृत्यु न होती, क्योंकि उस स्थिति में वह अपने मित्र को पीछे से आवाज़ देकर रोक सकता था। यानी बचपन से ही प्रकृति ने उसे जो अपंगता दी थी उसका संबंध उसकी मृत्यु से था। इसी तरह से पंडित को नींद में चलने की बीमारी है, इस बात का पता यदि स्वयं पंडित जी को पहले से होता तो वह इस बात का जिक्र राजा से अवश्य करता। परिणाम स्वरूप वह राजा के महल से निकलता
तो कोई ना कोई सैनिक या उसे ज़रूर रोक लेता, अथवा राजा ने कुछ ऐसी व्यवस्था ज़रूर की होगी ताकि पंडित नींद में उठकर कहीं ना जा सके। यानी हर घटना के लिए, घटित होने के लिए प्रकृति पहले से ही सारे बीज बो देती है, जो अपने निश्चित समय पर अंकुरित होकर उस घटना के घटित होने में अपना योगदान देते हैं। इसलिए प्रकृति से लड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस घटना के घटित होने से और कौन कौन से कारण होने से और उन कारणों से संबंधित बीज कब, कहाँ और कैसे बोए जाते हैं। और इसी को हम सरल शब्दों में भाग्य कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।